नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज फिर से आपका इस संविधान की यात्रा में हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज इस संविधान निर्माण पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के निर्माण के बाद प्रारूप समिति के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद संविधान सभा के जो कार्य थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। सदस्यों के हस्ताक्षर के बारे में हमने पढ़ा, कब लागू हुआ था, आंशिक रूप से कब लागू हुआ था भारत का संविधान, इन बातों के बारे में हमने पढ़ा। दोस्तों, मैंने संविधान सभा का एक अन्य कार्य जो आपको बताया था कि संविधान सभा ने संसद के रूप में भी कार्य किया था। संविधान सभा ने किसके रूप में कार्य किया था? संसद के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, मैंने बताया कि प्रथम कार्य था उसका प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव। दोस्तों, ये दोबारा से क्यों लिख रहा हूं मैं? इसके पीछे थोड़ा सा एक कारण है, क्योंकि ये जो प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्वाचित था या फिर मनोनीत था, किताबों के अंदर आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति था वो निर्वाचित भी था और मनोनीत भी था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो कार्य होता है राष्ट्रपति के चुनाव का, तो इसमें संसद के दोनों सदन, बोले तो लोकसभा और राज्यसभा की विशेष भूमिका होती है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय संसद के रूप में जो कार्य कर रही थी वो हमारी संविधान सभा थी। दोस्तों, संविधान सभा ने प्रस्ताव निकाला था, आदेश निकाला था कि प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन लगाना चाहता है तो आवेदन लगा सकता है। दोस्तों, एक ही आवेदन आया था ओनली फॉर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इसलिए बगैर वोट के इसे राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसलिए इसे मनोनीत न कह के निर्वाचित ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी अन्य व्यक्ति का अगर आवेदन आ जाता तो चुनाव होता, इसीलिए इसे मनोनीत न कह के क्या माना जाएगा? निर्वाचित माना जाएगा। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास संसद तो थी नहीं, संसद का निर्माण 1952 में, लेकिन उस समय राष्ट्रपति का चुनाव करना अति आवश्यक था, इसलिए संसद के रूप में कार्य कर रही थी संविधान सभा। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। दोस्तों, एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951, ये जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था ये भी संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, आपको पता है कि कानूनों का निर्माण करना, कानूनों में संशोधन करना संसद की विशेष भूमिका होती है। तो उस समय संविधान में संशोधन करना है, हमारे पास संसद तो है नहीं, तो संसद के रूप में कार्य कौन करेगा? संसद के रूप में कार्य उस समय कौन कर रही थी? संविधान सभा कर रही थी। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वो भी किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपसे मैं फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं कि साथ साथ इनको अपनी नोटबुक में ऐड करते रहिए, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन है हमारा। आने वाले जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं इन्हीं में से प्रश्न पुटअप होके आते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि जो प्रथम संविधान संशोधन पढ़ लिया, प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ लिया, उसके बाद अगर बात करेंगे कि ये आखिरकार खत्म कब कर दिया गया सिस्टम, कि अब तो संसद का निर्माण हो गया, अब आगे से ये प्रक्रिया कैसे होगी, तो आपको याद ये रखना है कि अनुच्छेद 395 के आधार पर, अनुच्छेद 395 के आधार पर ये सारा का सारा सिस्टम था। कौन सा सिस्टम की अगर हम बात करें कि संसद के रूप में जो कार्य कौन कर रही थी? संविधान सभा। वो सारा का सारा अधिकार कब किसके पास आ गया? अब संसद के पास आ गया। सरकार अस्तित्व में आ गई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार का स्वरूप हमारे सामने आ गया। उसके बाद इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे कि जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति
उनके द्वारा इस संविधान सभा के बारे में कुछ कहा गया है, कुछ अम्बेडकर के बारे में कुछ बोला गया है। तो उन सभी व्यक्तियों के बारे में अब हमें विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। दोस्तों देखिए, आपको ध्यान से देखना, सिर्फ जहां पर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। 15 अगस्त 1947 भारत हो गया स्वतंत्र। एक एक बात करेंगे दोस्तों आराम से। हो गया स्वतंत्र, बिल्कुल सही बात है सर, हो गया स्वतंत्र। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया। या बोले तो एक कानून व्यवस्था हमारे हाथ में आ गई। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद सारी की सारी शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में। कानून भी हम बनाएंगे, कानूनों का पालन भी भारत की जनता। अब ये बताइए आप, कानूनों का निर्माण करने के लिए हमारे पास सरकार होनी आवश्यक है। सरकार तो है नहीं। कानून किस तरीके से चलाए जाएंगे? कहाँ है हमारे पास कानून? संविधान भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, तो कानून कहाँ से आएंगे दोस्तों? उस समय कानून कहाँ थे भारत में? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उस समय बोले तो 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950 तक जिन कानूनों के माध्यम से भारत के लोग शासन व्यवस्था चला रहे थे वो था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा अधिनियमों का एक संग्रह, सबसे बड़ा। भारत के संविधान का निर्माण हुआ, 75% भाग लिया गया इससे, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है भारत का। दोस्तों इतना जो गैप है 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950, इसके बीच जो कानून भारत के पास थे वो इसके माध्यम से शासन व्यवस्था भारतीय लोग चला रहे थे दोस्तों। उसके बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन निकल के आ रहा है, ध्यान लगाना, ये अंग्रेजों का है, हमारा खुद का तो होना चाहिए। तो इसको हटाकर खुद के कानूनों का निर्माण कब शुरू हो गया? तो आपको याद रखना इसको कब हटाया गया था। ये जो सारी की सारी बात हमें दिखाई देती है तो अनुच्छेद 395 के आधार पर, अनुच्छेद 395 के आधार पर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। इस अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया। किसे समाप्त कर दिया? आपको पता होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम भी बोल सकते हैं। भारत शासन या परिषद अधिनियम 1935 जिसके आधार पर भारत में शासन व्यवस्था चल रही थी, उसको अनुच्छेद 395 के आधार पर क्या कर दिया? समाप्त। अब अंग्रेजों आप वाली शासन व्यवस्था नहीं चलने वाली, कानून हमारे होंगे, हमारे पास संसद भी आ गई अस्तित्व में। उसके बाद इसको समाप्त करके और भारतीय संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण शुरू हो गया। अब दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ध्यान रखना है, ऐड करते जाना, साथ साथ पर्सन इसी में से पुटअप हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अब कुछ व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने इस संविधान सभा का निर्माण, संविधान निर्माण हेतु किया गया था, उसके बारे में क्या कुछ कहा गया है। कुछ व्यक्ति अंग्रेज अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अलग अलग जो डेफिनेशन है उन डेफिनेशनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किसने आखिर क्या कहा। सबसे पहले हम बात करते हैं चर्चिल की। ये वही चर्चिल है दोस्तों, याद रखना, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसने संविधान सभा के बारे में क्या कहा था, पहली बैठक के बारे में, संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में इसने क्या कहा था ब्रिटिश चर्चिल ने, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। जिसकी क्या गायब है? दुल्हन ही। ये वही ब्रिटिश चर्चिल है, इसने संविधान सभा के बारे में कहा। ये तो उस समय तो भी ये कहा था ना इसने, उस समय तो इसने कहा था संविधान की प्रथम बैठक के बारे में कि मुझे तो एक ऐसी शादी लग रही है, ये प्रथम बैठक है कि इसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब का मतलब मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर रहा था। संविधान सभा के बारे में चर्चिल क्या कह रहा है? संविधान सभा के बारे में चर्चिल कह रहा है, क्या कह रहा है? यह संविधान सभा एक जातीय संस्था है, एक जातीय संस्था है। ये जो संस्था
है। ये जो दोस्तों बात कही गई थी, ये किसके द्वारा कही गई थी? ब्रिस्टल चर्चिल के द्वारा कही गई थी। किसके बारे में कही गई थी? संविधान सभा के बारे में कही गई थी कि संविधान सभा एक जातीय संस्था है या एक जाति के लोगों की क्या है? संस्था है। अन्य जो जाति के लोग हैं उनका किसी प्रकार से इसमें या थोड़ा सा अंश या अस्तित्व है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो बोला गया था, वो बोला गया था लॉर्ड साइमन के द्वारा। लॉर्ड साइमन क्या कहता है? किसके बारे में? किसके बारे में बोलेगा? संविधान सभा के बारे में कहता है। कौन कहता है दोस्तों? लॉर्ड साइमन बोलता है। क्या कहता है? कि यह संविधान सभा, संविधान आराम से देखना, साथ साथ नोट जरूर करें दोस्तों, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। किसकी है? हिंदुओं की संस्था है। कि ज्यादा संख्या में इस संविधान सभा में किसको निर्वाचित किया गया है? हिंदुओं को किया गया है। ये जो बात कही थी, ये किसने कही थी? ध्यान रखना, लॉर्ड साइमन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा किसकी संस्था है? हिंदुओं की संस्था है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन कहता है किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। वो कहता है कि संविधान सभा का मतलब, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। संविधान सभा का मतलब क्या है? कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब जितने भी प्रतिनिधि हैं इसमें लगभग सदस्य कहां से चुने गए हैं? कांग्रेस से चुने गए हैं। अब ये नाम आ गया कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके माध्यम से भारत के लोग अपने जो विचार हैं वो स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के सामने पेश कर सकते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अलग से पूरा का पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा कांग्रेस के बारे में। सारी की सारी महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और इसकी स्थापना के पीछे जो रहस्य था वो सारे का सारा अलग से वीडियो में मैं कांग्रेस के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस नाम आया तभी थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा। आखिरकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा का मतलब आखिरकार क्या है? कांग्रेस है। बोले तो सबसे ज्यादा सदस्य किसके द्वारा चुने गए हैं? कांग्रेस के सदस्यों में से लिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात देखना, क्या देखोगे आप? 24 जनवरी 1950 क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? पिछले वीडियो में आपने देखा था क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। आज बैठक है। अलग अलग जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे उनसे पूछा जा रहा है कि भारत का भावी संविधान का निर्माण हो गया, आपको कैसा लगा? बोला जा रहा था कि आपका महत्वपूर्ण योगदान है, आपका महत्वपूर्ण योगदान है, अपना वक्तव्य दीजिए, आप बोल के बताइए। नंबर आता है दोस्तों बोलने का। किसका आता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बोलने का नंबर आता है। कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने बोल दिया कि संविधान सभा में विशेष योगदान था तो वो राजेंद्र प्रसाद का था। जब राजेंद्र प्रसाद का बोलने का नंबर आता है ना, तो ये खड़ा होके जब जो मंच लगा हुआ आता है वहाँ पर जाके बोलता है कि अगर मेरे से कोई पूछे कि आपने संविधान सभा का स्थायी सदस्य रहते हुए या स्थायी अध्यक्ष रहते हुए क्या महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाया, तो मैं बेझिझक होकर जवाब दूंगा कि मैंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था वो सबसे महत्वपूर्ण मेरा कार्य यही था कि मैं संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर का चयन, उसके अलावा मैंने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करके नहीं दिखाया। क्योंकि अगर अम्बेडकर नहीं होता
तो इस संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस सदस्य का चुनाव ही मेरे लिए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसके अलावा कोई मेरा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। ये जो बात कही थी ये किसके द्वारा कही गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और कौन सी बैठक में? संविधान सभा की अंतिम बैठक में, जो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि मेरा, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, याद रखना, अगर मेरे से कोई पूछे कि आपने संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? तो मैं कहूंगा डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में चयन, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। इसके अलावा अगर मेरे से कोई पूछे ना कि मैं अध्यक्ष था, ये था, वो कर दिया, ये कर दिया, बिल्कुल नहीं। एक ही मेरा महत्वपूर्ण कार्य है कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में मैंने क्या करके दिखाया? कार्य करके दिखाया। ये सबसे महत्वपूर्ण जो कथन बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इस कड़ी को आगे लेकर चल रहा हूं मैं दोस्तों। एक व्यक्ति था जिसने भी अंबेडकर के बारे में एक कथन बोला है, वो आपको ध्यान रखना है। देखो कोई ना कोई सदस्य जो है, कोई भी है, वो बोल रहा है अंबेडकर के बारे में, तो ऐसा कुछ कोई ना कोई तो बात इसमें खास थी कि कोई ना कोई इसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे वह कौन सा व्यक्ति था जिसने अंबेडकर के बारे में और क्या कहा है। देखिए, के वी राव ये बोलता है किसके बारे में? अंबेडकर के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में। क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का, भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक नहीं बल्कि जननी भी है। जननी है, जनक नहीं बल्कि जननी है। जन्म देने वाला भी किसे बता दिया है, माता भी किसे बता दी संविधान की, इसको के.वी. राव ने। किसे कहा? ये आपको ध्यान रखना है। किसको बोला इसने? भीमराव अंबेडकर को कहा कि ये संविधान का जनक ही नहीं बल्कि क्या है? जननी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। भारत का आधुनिक क्या कहा जाता है? मनु। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे या डेफिनेशन थी जिसने संविधान सभा के बारे में, अंबेडकर के बारे में जो कुछ कहा, उसके बाद मैं आपको फिर से एक डेफिनेशन और लिखा देता हूँ कि पीछे जो मैंने वीडियो बनाया था उसे मैंने आपको नहीं लिखवाया नहीं था, आप नोट करते जाइए साथ साथ कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन चर्चिल का
कथन। क्या कहा था चर्चिल ने प्रथम बैठक को देखकर, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद चर्चिल ने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही क्या है? गायब है। ये प्रथम बैठक के दिन कहा था विंस्टन चर्चिल ने कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दोस्तों उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था और उसके बाद संसद का निर्माण हमारे सामने आया और सारा का सारा जो अधिकार था संसद के हाथों में आ गया था, सरकार का अस्तित्व हमारे सामने आ गया था। उसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत का जो संविधान है इसे उधार का थैला कहा जाता है। उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है। उधार का थैला क्यों कहा जाता है? मैंने अभी बताया था कि भारत परिषद अधिनियम 1935 जिससे भारत के संविधान में 75% भाग लिया गया था। ऐसे अन्य तत्व हैं जो अलग अलग देशों से ग्रहण किए गए हैं, इसीलिए उधार लिया बताया है या उधार का थैला कहा गया है इसे। और अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे विस्तार से कि ऐसे कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनको भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से ग्रहण किए गए थे। तो ट्रिक के हिसाब से मैं सारा का सारा आपको विस्तार से याद करवाऊंगा, आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैंने उसको अलग से ट्रिक बना रखी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि इसको अन्य कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो अलग अलग देशों से ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों ये जो संविधान की यात्रा थी जो 4 पार्टों में हमने पढ़ी, जिसमें कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण जो पर्सन हैं उसको बारीकी से लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को बार बार देख के नोटबुक में ऐड करें और दोस्तों आप इसी तैयारी के साथ जुड़े रहें। दोस्तों मैं फिर आपके साथ निवेदन कर रहा हूं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये जो वीडियो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।